मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां, उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप
पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम उसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया, तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90, यानी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें
स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी एक साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है, तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और ज्यादातर समृद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस दी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन की रूपरेखा रखी और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक थे, उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन करना तय किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कि जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक,
बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक, इन सभी को वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासियों का जीवन बचा पाए। लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी। पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए
उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है
प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग, दिन रात मेहनत करके तय की है। आगे भी हमारा रास्ता हमारे श्रम और सहयोग से ही मजबूत होगा। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे
आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब सीधा प्रसारण देख रहे थे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, और जो संदेश जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कोरोना के संदर्भ में थी, और प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, चाहे टीकाकरण से जुड़ी हुई, जो अगले 2 हफ्ते के बाद सारे राज्यों में मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था लागू होगी, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसे विस्तार देकर अगले दीपावली नवंबर तक कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि टीकाकरण की जो व्यवस्था चल रही है उसमें गति आएगी, आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा, और तमाम लोग जो किसी भ्रम शंका आशंका के शिकार हैं उससे आगे बढ़कर टीकाकरण अवश्य कराएं। Indeed, so the Prime Minister made some very important announcements in his address to the nation. Among them, he said that the central government will take over the vaccination procurement from the states for all, and that will there will be no expenses now for the state governments. The state governments had earlier had 25% procurement. Now the government of India is going to take over that, and all citizens will get vaccines free of cost. Of course, those who don't want to avail of the free of cost vaccines, they can also continue to get their vaccines done at private sector hospitals, and there will be 25% vaccines are available for a price in the private sector, but there will be a service charge only of which is limited. I think the Prime Minister mentioned 150 rupees as the service charge, and he said that we are vaccinating at a faster pace than any other country, most countries of the world, most advanced countries, and the method of vaccination that India is doing using the CoWIN app has found interest and praise from across the world, many countries across the world. Also, apart from this, the Prime Minister made an important announcement about the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, free rations which were available earlier for a period of 8 months. They will now continue to be available till Diwali, which will be available till November, and the motto is that no person in the country will go hungry. Because of that, no underprivileged person will go hungry. The Prime Minister concluded by saying that we must promote vaccine use. All of us who have that ability to do so, and we should also continue to be aware about the threat of COVID, not let our guard down. We will continue this fight and we will win this fight, all of us together. बिल्कुल Sudhakar Das is joining us. बिल्कुल तो प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ था
कि भले ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन जो हमारे कोरोना प्रोटोकॉल हैं उसमें किसी तरह की ढील, उसमें किसी तरह की लापरवाही न करें, क्योंकि कोरोना के मामले कम भले ही हुए हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण, कोरोना का वायरस हमारे बीच से अभी गया नहीं है। हमारे संवाददाता सुधाकर दास मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन पे। सुधाकर, सबसे पहले जो प्रमुख बात वो ये कि अब केंद्र सरकार पूरी तरह से अपने हाथ में ले रही है जहां तक वैक्सीनेशन की बात है। Sudhakar, I think maybe your mute is on. जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। मार्क जी जी, ओम प्रकाश, सीधे तौर पर अगर कहें तो एक बहुत बड़ी सौगात पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री ने आज संबोधन के जरिए और जो बड़ा फैसला किया गया है उसके जरिए निश्चित तौर पर एक तरह से सीधे तौर पर अगर कहे तो कोरोना की जो चुनौती का सामना देश कर रहा है उसमें एक बड़ा बूस्टर डोज पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। 2 बड़े बूस्टर डोज है, उसमें सबसे प्रमुख जो है कि भारत सरकार अब जो ये पूरा वैक्सीनेशन अभियान उसको संभालेगी और पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन एक तरह से भारत सरकार के जरिए दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ऐलान है, और सिर्फ ये ऐलान भी नहीं, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि इस वैक्सीनेशन अभियान में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं वहां भी चार्जेस, कई अस्पताल अलग अलग तरीके से चार्जेस ले रहे हैं। वो चार्जेस बहुत ज्यादा थे, 1000 रुपए से भी ज्यादा कई अस्पतालों ने चार्ज किए, उस पर भी एक बड़ी लगाम लगाई गई है। वो भी एक तरह से 150 रुपए ज्यादा से एक तरह सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। तो ये 2 बड़े फैसले जो हुए हैं वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, निश्चित तौर पर न सिर्फ देशवासियों का भरोसा इसके जरिए बढ़ेगा इस वैक्सीनेशन अभियान को, जो बीते कुछ दिनों में जरूर प्रधानमंत्री ने सीधे नहीं कहा लेकिन ये संकेत जरूर दिए कि जो थोड़ा धीमा पड़ा था उस अभियान को न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा बल्कि हर एक देशवासी का वैक्सीनेशन हो सके, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। और किस तरह से उसके लिए बीते साल से लेकर अब तक प्रयास हुए हैं उसकी भी प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। वैक्सीन की उपलब्धता लगातार किस तरह से बढ़ रही है, 7 कंपनियां अभी प्रोडक्शन कर रही हैं, तो 3 का ट्रायल अंतिम चरण में है। नजल वैक्सीन आने वाला है, बच्चों के लिए भी जो एक तरह से सरकार तमाम चुनौतियों पर ध्यान दे रही है। हम जानते हैं कि आज से ही बच्चों के लिए भी ट्रायल शुरू हुआ, तो उन तमाम चीजों की चर्चा करते हुए लेकिन निश्चित तौर पर भरोसा बढ़ाने वाला वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, लोगों की चिंताओं को दूर करने वाला, लोगों को आश्वस्त करने वाला कि हाँ अब हमारी बारी जरूर आएगी, हमको वैक्सीनेशन मिलेगा, सुचारू तरीके से मिलेगा। दुनिया का सबसे जो तेजी से चलने वाला वैक्सीनेशन अभियान है उस अभियान में हम भी शिरकत कर सकेंगे और साथ ही साथ एक जो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म के जरिए वो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसको और भी ज्यादा गति दी जा सकेगी। तो उस लिहाज से कह सकते हैं बहुत बड़ा फैसला पीएम मोदी का। और निश्चित तौर पर राज्यों की जो दिक्कतें थी बीते दिनों हमने देखा, राज्यों की जरूर ये मांग रही, पीएम मोदी ने उसका जिक्र भी किया कि राज्यों की मांग के चलते, कुछ दबाव के चलते, निश्चित तौर पर मीडिया के कुछ अभियानों के बाद जरूर राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ी गई थी, लेकिन उस ढंग से राज्य इसको गति नहीं दे पाए, उसको संभाल नहीं पाए सीधे तौर पर। इस लिहाज से केंद्र सरकार ने इस पूरे अभियान को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। और निश्चित तौर पर सबसे पहला फैसला तो ये है कि केंद्र सरकार इस अभियान को अपने हाथ में लेगी। 2 हफ्ते बाद यानी 21 जून से इस अभियान को एक तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो एक बड़ी वजह थी कि वैक्सीन किस तरह से मिलेगा, खर्च कौन वहन करेगा, केंद्र सरकार इसका पूरा खर्च वहन करेगी, राज्यों को ये पूरा वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला। ओम प्रकाश, सुधाकर, एक बात जो था कि इस साल के अंत तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी और यह भी कहा जा रहा था कि प्रतिदिन जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का उसको बड़ी तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। इन लक्ष्यों को लेकर भी प्रधानमंत्री के संबोधन से संकेत मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संकेत मिलते हैं। और देखिए ओम प्रकाश, क्योंकि अभी हमारा वैक्सीन का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया 7 कंपनियों का और 3 कंपनी जो अंडर ट्रायल है, तो हो सकता है कुछ दिनों में उनको भी एक जो मंजूरी की प्रक्रिया है उनको मंजूरी भी मिल जाए। तो उस लिहाज से लगातार हम हर महीने देख रहे हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर आज जो वैक्सीनेशन अभियान
केंद्र जब तक संभाल रहा था तब तक ये 40 लाख से ऊपर प्रतिदिन वैक्सीनेशन देश में लोगों को लग रहा था। केंद्र सरकार की मंशा ये थी कि इसको 50 लाख या उससे ऊपर बढ़ाया जाए, लेकिन वो बाद में हमने देखा कि राज्यों के पास जब जिम्मेदारी आई तो उस वैक्सीनेशन का कवरेज प्रतिदिन जो है वो घट गया था। उस समय हालांकि पीएम मोदी ने जिक्र भी किया कि कोरोना का सेकेंड वेव था, उसकी भी चुनौती सामने थी, लेकिन निश्चित तौर पर उस गति से वैक्सीनेशन अभियान को राज्य गति नहीं दे पाए। लेकिन अब बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन प्रतिदिन लग रहे हैं और इसको 30 लाख से बढ़ाकर 40, 50, 60 और केंद्र की योजना है कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन दिया जाए। जो टारगेट है उस लिहाज से वैक्सीन का प्रोडक्शन देश में ही होगा। देश में ही एक अनुमान के मुताबिक 240 करोड़ डोज से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकेंगे। उसके अलावा विदेशी वैक्सीन का आयात शुरू हो गया, स्पुतनिक आ गया, कई और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बातचीत बहुत एडवांस स्टेज में है। अगले 15 दिन या 1 महीने में वो भी वैक्सीन की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत के पास पर्याप्त उपलब्धता रहेगी, ना सिर्फ अपने देश के नागरिकों को तो दे ही सके, वो उसके अतिरिक्त डोज भारत के पास बचा रहेगा। लेकिन इस वैक्सीन की उपलब्धता ही काफी नहीं थी। इस वैक्सीनेशन अभियान को एक गति देने की भी जरूरत थी, इसको एक समर्पण के साथ, एक संकल्प के साथ चलाने की भी जरूरत थी और एक स्पष्ट दिशा के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत थी। निश्चित तौर पर ये राज्यों का जरूर विषय है हेल्थ, लेकिन अलग अलग राज्यों का परफॉर्मेंस अगर अलग होता है, कहीं कोई राज्य पिछड़ जाता है वैक्सीनेशन अभियान में, तो इससे एक तरह से आम आदमी प्रभावित होता है। आम आदमी की जिंदगी एक तरह से चुनौतीपूर्ण स्थिति में बनी रहती है और उस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैसला बीते कुछ दिनों में, 1-1.5 महीने में पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक तरह से इस अभियान को तेजी देने के मकसद से राज्यों पर बोझ ना पड़े वैक्सीन की खरीद का, उस लिहाज से। Sudhakar, we are also joined by Arun, so let's bring Arun into the discussion as well. Arun, we have to understand, put this into perspective, because there's an enormous task of acquiring vaccines for a country of 130 crore people. And the Prime Minister also explained a little bit about this. He did say that, you know, we set up this vaccine task force way back in time in April of last year, and the kind of work that has been achieved has to be understood, that it, you know, has achieved a great deal in such a short span of time to be able to, you know, start vaccine production. As it is, there are very few countries in the world that, very few companies in the world that produce vaccines. And then when the states were given the responsibility to you know, procure vaccines as per their own demands, they also understood the difficulty of the situation. And now when we look at, you know, that the central government has taken this over and that we are going to vaccinate the entire country free of cost, this is a huge, huge task ahead. Put it into context for us. Well, it's a huge task, Mark, but it's not an impossible task. And reason for that is in past also, India has done the impossible task, you know, that were thought to be, you know, impossible. But putting it into perspective, Mark, a fight against COVID-19 has to be centralized in nature. And that's what, you know, Prime Minister Narendra Modi's focus was upon. Now, recently, you know, Mark, we have seen a lot of states, they were procuring the vaccines, they were selling it to the private hospitals. And now private hospitals were escalating the cost up to 3,000 rupees per vaccine shot. And they were vaccinating the people. So a cost of, I mean, a 400 rupees vaccine, a 500 rupees vaccine was procured by the states, was sold by the state governments to the private hospital, and the private hospital were escalating the prices up to 3,000 rupees. Now I'm talking about the states like Punjab. We have seen how in states like Rajasthan primarily, we have seen that how vaccine wastage is taking place. We are finding the vaccines, everyday media reports are coming in, the vaccines are being found from the trash itself. Various vaccines are being found from the trash and dustbins, primarily in the hospitals. So yes, there has to be a centralized approach as far as fight against COVID-19 is concerned. So yes, as Prime Minister Narendra Modi today has come out with some of the big announcements. Number one, yes, 75% of the vaccination drive will be done by the center. 25% of this entire you know, vaccination drive will be done by the private hospitals. That means private hospitals can directly procure from the vaccine manufacturers, and they can, of course, start vaccinating people. And the major sigh of relief, Mark, is that there is a capping of 150 rupees of service charge.
Till Right. now, there were random charges. There were exorbitantly high charges from the private hospital side. Some hospitals were charging 500 rupees. Some were charging 800 rupees as far as service charges are concerned, and some other hidden charges as well as far as vaccination is concerned. But now, as Prime Minister Narendra Modi clearly coming out of this and clearly mentioning this point that private hospitals can vaccinate. 25% of the quota is for the private hospital. They can procure, Bilkul. they can vaccinate the people, but the service charge cannot exceed 150 rupees. So that's a big sigh of relief. Second, the fight against COVID-19 has to be centralized in nature. So now center will procure directly from the vaccinate manufacturers and will be allocating it to the states. And now states' responsibility will be to vaccinate the people as soon as possible. On the other side, 7 vaccine candidates are already there, which are into various advanced trials as far as vaccination drive is concerned. Yes. Now, we would expect as far as kids are concerned, children are concerned, 2 important vaccine manufacturers, Zydus Cadila, that is Zydus, and of course Covaxin. They are doing trials as far as the children are concerned. And nasal spray is also being talked about. So Yes. there are various formats of vaccines that are coming in gradually. And when the fight against COVID-19 is centralized in nature, of course, this task will become very much easier. In a couple of months, we'll be getting more vaccines as well, which will make this entire task easier. So as you asked, Mark, this task could be impossible, but this strategy can prove to be a game Right. changer. And make Well, it actually, impossible. I was looking at it more from the point of view that the Prime Minister mentioned that actually this is a huge service that India is doing for the whole of humanity, because at the end of the day, this kind of task is so enormous, and India has got its act together. And basically, you did mention about 7 companies involved. There is all this has happened in a short span of time. There were clinical trials, there were funds, there was all support given by the government, the Atmanirbhar Bharat package. Now there is trials on children. There's a nasal vaccine. This is all basically benefiting the whole of humanity at the end of the day. Earlier also, India has been benefiting the whole of humanity in a sense, because we were considered the vaccine manufacturer of the world, especially for children. So this is also, in that context, India is playing a significant role here. That's right, Mark. And in last 2 to 3 months, Prime Minister Narendra Modi has held marathon meetings with the vaccine manufacturers of our country. Also That abroad, we are includes also several- procuring from abroad as well. Oh, absolutely, Mark. And of course, on the other side, we have seen, as you mentioned, this point that India is procuring vaccines from abroad as well. That includes Pfizer, Moderna from US. There are also news reports coming in that Johnson & Johnson single shot, that could also be very soon be reality in country like India once it gets approval. So there are various other vaccines that India is also procuring from the global collaboration. So on the other side, we are also increasing and ramping up our domestic capabilities and domestic manufacturing units as well. Now, Prime Minister Narendra Modi, during his earlier talks with the vaccine manufacturers, he has clearly mentioned this point and has given all the freedom to all the departments to ensure that the APIs that are required for the vaccine manufacturers, for the vaccine manufacturing purposes, and of course the raw material that is being used for the vaccine manufacturing purposes, that should not be in a deficit. The vaccine manufacturer should have enough APIs, should have enough raw material so that they can expand their capacities as far as the vaccines are concerned. That's number one. The centralized approach by the government now, that means in 2 weeks' time from now, will ensure that, yes, there is no wastage of vaccine, number one. Vaccine is reaching the beneficiary. There is transparency in the entire vaccination drive, because there is no opaqueness now that states are procuring, like for example, Punjab government procuring it from the center, selling it to the private hospital escalating the charges again to 3,000 rupees. Rajasthan government primarily, they are wasting the vaccines, they're throwing the vaccines, the trash. There are various reports coming in on a daily basis that disheartens the people, the vaccine actually which belongs to. Even a one single dose that is being wasted as far as vaccine is concerned, it is the right of that one person who is not in a position to get the vaccine. So now, what gives confidence to Prime Minister Modi for announcing such a big decision and big announcement? Of course, the PM Cares Fund. 130 crore people, they came forward, they donated, wholeheartedly as far as the PM Cares Fund is concerned. And now Prime Minister Narendra Modi, with complete strategy, is now ensuring that how vaccination drive, a strategy for vaccine drive can be ensured so that people actually get vaccinated. Now, the target is again 1 crore people vaccinating on a daily basis. So on one side, we are increasing the capacities,
ramping up the capacities of the vaccines are concerned. So on the other side, yes, government will now ensure it will be allocating it to states, that Ji. which states need how much vaccines, and of course on the other side, states will be given a notice in advance that how much bulk of vaccines will be reaching to them. So it's a complete transparency as far as the entire vaccination drive is जी concerned. अरुण, बिल्कुल। सुधाकर, जिस तरह से 1 मई से जो एक पूरे वैक्सीनेशन की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब जो बदला जाएगा, उसमें राज्यों की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि आपूर्ति नहीं है, और भी दूसरी समस्याएं राज्यों की तरफ से गिनाई गई। अब एक बड़ा मसला ये है कि अगर इस गति को बढ़ाया जा रहा है तो क्या जो आपूर्ति से संबंधित जो समस्याएं थी उसका निराकरण कर लिया गया है, कर लिया जाएगा, या किस तरह से इसको समझा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन जो पूरी परिस्थिति थी, इस फैसले के पीछे जो सारी वजह हैं, उन्होंने एक तरह से उसका पूरा खाका खींचा, उन वजहों को भी देश के सामने रखा। देखिए, 1.5 महीने पहले क्या हुआ था, राज्यों की तरफ से दबाव आया, राज्य कहने लगे कि हम सीधे प्रोक्योर करना चाहते हैं, हम सीधे वैक्सीन देना चाहते हैं, बाकी निजी अस्पतालों को भी ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और तमाम तरह की चीजें कही गई। यहाँ तक कि एक राजनीतिक दल के बड़े नेता उन्होंने पहले कहा कि हाँ, राज्यों को प्रोक्योर करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और हालांकि बाद में जब स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हुई, राज्य उन स्थितियों को नहीं संभाल पाए, तो फिर बाद में वो पलट गए। उन्होंने कहा नहीं, केंद्र को ही वैक्सीन प्रोक्योर करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, राज्य वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसका। लेकिन निश्चित तौर पर कई राज्यों ने कहा कि हमको अपना अलग प्लेटफॉर्म बनाने की इजाजत देनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर दूसरी सबसे बड़ी बात, हालांकि राजनीति से बड़ी और भी दूसरी बात है कि एक दूरदर्शी सोच के साथ अगर मसले पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। देश एक के बाद एक दूसरा वेव भी झेल चुका है, तो उस लिहाज से पीएम मोदी इस बड़ी सोच के साथ आए, क्योंकि राज्यों का एक तरह से ट्राइवल वो जो करना चाहते थे उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन राज्य उस तरह से उस जिम्मेदारी को आगे नहीं बढ़ा पाए, ना तो वो ठीक से प्रोक्योर ना कर पाए, क्योंकि उनके पास एडवांस में, आप जो आपूर्ति की बात कर रहे थे, लगातार राज्यों को एडवांस में हफ्ते 10 दिन पहले राज्यों को लगातार ये जानकारी दी जा रही थी कि आपके पास अगले कुछ दिनों में इतनी डोज उपलब्ध रहेगी। हम जानते हैं कि राज्यों के पास ज्यादा डोज उपलब्ध थी, बावजूद इसके वैक्सीनेशन अभियान कम रहा, कम लोगों को वैक्सीन पड़ी। इसकी क्या वजह है? ये एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ मसला भी कहीं ना कहीं रहा। उस लिहाज से इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्रोक्योरमेंट में राज्यों की मुश्किलों को देखते हुए, राज्यों में जो एक तरह से अलग छितरा हुआ एक पूरा जो वैक्सीनेशन अभियान था, उसकी वजह से, और एक तरह से कई राज्य जो इसमें पिछड़ गए थे लगातार, उनको एक देश के जो रफ्तार के साथ आगे बढ़ाने के लिए, वैक्सीन वेस्टेज को रोकने के लिए, और पीएम मोदी का जो सपना है देश के हर एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, और निश्चित तौर पर वो जो वैक्सीन मुफ्त तरीके से जो लगवाना चाहते हैं उनको मुफ्त में वो वैक्सीन मिले, उस मकसद को लेकर इतना बड़ा ये फैसला हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर ओम प्रकाश, इसके साथ जो दूसरा भी बड़ा फैसला हुआ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक संवेदनशील सोच के साथ, जरूरतमंदों के साथ, जैसे पिछले साल सरकार खड़ी नजर आई थी, इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के साथ खड़े हैं, और ये एक सोच की देश में कोई भी भूखा ना रहे, उस लिहाज से कह सकते हैं दूसरा बड़ा फैसला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हम जानते हैं पिछली बार किस तरह से उसने एक बड़े वर्ग को सहारा दिया और यह सुनिश्चित किया कि वो भूखे न रहें। आपको लगता है कि इस बार फिर दीपावली नवंबर तक इसे विस्तार दिया गया है, तो किस तरह से इस बार ये मदद करने वाला है? क्योंकि इस बार हमने ये देखा है कि उस तरह से पलायन, उस तरह से लोग शहरों से नहीं गए जो नज़ारा पिछले बार कुछ देखने में आया था। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत आपने अच्छा सवाल भी पूछा, अहम इसलिए भी है कि पलायन नहीं हुआ, लेकिन इसमें हुआ क्या, ओम प्रकाश की 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अगर देश का व्यक्ति कहीं से कहीं जाता है तो वो अपने हिस्से का राशन वहां ले सकता है, उसको अपने गांव लौट कर जाना नहीं पड़ेगा। और निश्चित तौर पर इस महामारी के चलते बीते साल भी या इस साल भी अगर किसी पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है, और पीएम मोदी का मानना है तो वो एक गरीब व्यक्ति पर वो मार पड़ती है। लॉकडाउन के चलते चाहे कुछ दिनों के लिए उसका रोजगार चला जाए या तमाम तरह की अन्य दिक्कतों को, लेकिन अगर उस व्यक्ति को
ये लगे कि हाँ उसके खाने पीने की कम से कम व्यवस्था हो जाएगी, तो उसका हौसला, उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और निश्चित तौर पर यही एक संवेदनशील सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी आए कि ऐसे लोगों को, उन जरूरतमंदों को, और निश्चित तौर पर ये बीते 6-7 वर्षों में सरकार की सोच का, सरकार की नीति के प्रमुखता में रहा है, तो वो कहीं देश का गरीब आदमी, देश का आम आदमी रहा है। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन गरीब जरूरतमंद लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उनको अभी और भी सपोर्ट करने की जरूरत है। बावजूद इसके कि अभी लॉकडाउन में आज से हम देख रहे हैं कि हमारे पास राज्यों में वक्त की ढील बिल्कुल दी है, कमी है, आगे बढ़ रहे हैं कदम, बिल्कुल लेकिन इनको हमारे अभी पास 90 वक्त वर्ष की तक बिल्कुल कमी है। एक सपोर्ट छोटी सी करने की टिप्पणी मैं जरूरत चाहूंगा। पड़ेगी। और निश्चित तौर पर अगर खाने पीने की उनकी चिंता खत्म होती है तो गरीब व्यक्ति अन्य चीजों पर भी अपना ध्यान, फोकस, रोजी रोजगार पर हमारे भी फोकस पास कर सकता है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला हर गरीब परिवार के लिए, और निश्चित तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं से इसका इस अभियान को और बूस्ट मिलेगा। और मजदूर जो दूर दराज के राज्यों में भी है, प्रवासी है, उन मजदूरों को खासतौर से इसका बहुत फायदा होगा। और निश्चित तौर पर ऐसे समय में जरूर ये उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे कुछ राज्य या केंद्र शासित जी सुधाकर, हमारे पास वक्त योजना को नहीं अपनाया, वो भी जल्द से जल्द अपनाया। हम जानते हैं कि दिल्ली जैसे राज्य इसमें शामिल हैं जिन्होंने बिल्कुल वन नेशन वन राशन कार्ड जी निश्चित तौर पर, और ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है, इसका उद्देश्य यही है कि चाहे मजदूर या जो भी व्यक्ति कार्ड धारक है वो देश में कहीं भी जाए वहां से अपने हिस्से का राशन ले सके, और यही इसकी परिकल्पना भी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह सुनिश्चित किया जा रहा है इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कि उनको खाना मुहैया हो, और उनको इस बारे में कम से कम चिंता करने की जरूरत न हुई। और प्रधानमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अभी भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति, शंका और आशंका की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर बिल्कुल, उस भ्रम की स्थिति को लेकर बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, और जब भी आपकी अब बारी आए तो वैक्सीन जरूर लें। Right, absolutely, and the Prime Minister has also talked about the second wave in how it has impacted everyone and how many of us have lost near and dear ones. But the important thing, he also did mention that if because of the vaccination policy and how the frontline workers were actually vaccinated first, as a result of that, could we imagine what would have happened in case doctors and frontline workers had not been vaccinated? How much more damage there would have been during this second wave. The Prime Minister had also said that clear vision and policy and hard work is what is getting us results. We leave it there. Thank you very much for joining us. Namaskar. Namaskar.